नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बिहार का चुनावी दंगल जीतने के लिए भाजपा अपने तरकश के सभी तीर चला रही है। बिहार के ऐसे मूल निवासी जो हरियाणा में रोजगार के लिए आए हुए हैं और यही अलग अलग जिलों में बस गए हैं, उन पर भाजपा की निगाहें। ऐसे लोगों से संपर्क साधकर भाजपा बिहार चुनाव में मदद हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा नेताओं की सोच है कि ऐसे लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद से दूर हटकर पार्टी की नीतियों पर यकीन करते हैं और इसी के चलते पार्टी ने ऐसे लोगों को अपने प्रचार तंत्र का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हरियाणा भाजपा के पदाधिकारियों ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, पानीपत, हिसार, अंबाला, पंचकुला और करनाल समेत विभिन्न जिलों में रहने वाले बिहार मूल के निवासियों के साथ अलग अलग बैठकें आरंभ कर रखी है। करीब 1 लाख लोगों को पार्टी के साथ जोड़कर उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार सौंपने की योजना है। ये ऐसे लोग हैं जो यहां के शहरों की विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि शहरी में पूर्वांचल के लोगों पर उनकी अच्छी पकड़ भी है। कई लोग तो सेवानिवृत्त होने के बाद भी हरियाणा के शहरों में रह रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऐसे लोगों की संख्या 3 लाख से अधिक है। इनके अपने मूल जिलों में अच्छी पकड़ है। हरियाणा भाजपा करीब 1 लाख लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें उनके मूल विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी दे रही है। कुछ लोगों की कुछ जिम्मेदारी सौंप दी गई है और कुछ तो सौंपी जा रही है। इन लोगों से उनके गृह क्षेत्रों में रह रहे करीबियों की लिस्ट भी ली गई है। ये सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप तथा अन्य माध्यमों से प्रचार कर बिहार में पार्टी की मदद करने की योजना का हिस्सा है और इस लिस्ट में से हर जिले से करीब 30 लोगों को उनके मूल जनपदों में भी प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे में हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में विकास के नाम पर बिहार में कमल खिलाने के लिए ऐसे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि लोगों में उत्साह है और वे अपनी ओर से पूरी कोशिश करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। हरियाणा में रह रहे बिहार के वोटर वोटिंग के समय अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर वोट करें, वोट डालें और इसके लिए हरियाणा भाजपा ने पूरी योजना बनाई है। ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा के करीब 25 नेता फिलहाल बिहार में मौजूद हैं जो एनडीए की जीत के लिए कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में मौजूद बिहार के करीब 200 से 300 लाख में जो है संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। बिहार की सियासत का रास्ता अब हरियाणा से होकर जाएगा, ये भी लगातार सवाल है या फिर ये बीजेपी की नई रणनीति है। हरियाणा के बिहारी मतदाता और नेता अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि बिहार चुनाव की कहानी के किरदार बन चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या यह संगठन की शक्ति का विस्तार है या फिर स्थानीय जमीन पर कमजोर होती पकड़ की भरपाई है। हरियाणा से बिहार तक फैली इस सियासी कवायद का असर दोनों राज्यों की राजनीति पर कितना पड़ेगा, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच बीजेपी हर तरीके से तैयारी कर रही है और इसके साथ ही साथ अब हरियाणा में तमाम उन बिहार के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उनसे अपील भी की जा रही है कि वो अपनी अपनी विधानसभा में पहुंचे, वोट करें और इसके साथ ही साथ अपने जो है पसंदीदा नेता को चुने। और इसके साथ ही साथ इसके लिए बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है। कई लाख ऐसे लोग हैं बिहार के जो कि हरियाणा में रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ सेवानिवृत्ति के बाद भी वो वहां रह रहे हैं। ऐसे में सबको साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में बैठे बिहारी अब बिहार का चुनाव जिताएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी को बिहार की जमीन पर भरोसा नहीं है। बिहार की चुनावी दंगल जीतने के लिए भाजपा लगातार कई तरीके से पूरी कोशिश कर रही है। तमाम जो पार्टी के नेता हैं, तमाम दल के जो नेता हैं, सभी पार्टी जो है लगातार चुनावी दंगल में कूद चुके हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। और आज आपने देखा कि बिहार में महागठबंधन से मुख्यमंत्री के चेहरे को भी घोषित कर दिया गया, उप मुख्यमंत्री के भी चेहरे को घोषित कर दिया गया। लगातार बैठकें की जा रही हैं और इसका परिणाम हालांकि 14 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले लगातार कोशिश की जा रही है, संपर्क साधा जा रहा है, तमाम वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तमाम अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य में जितने भी बिहार के लोग हैं, सबसे संपर्क साधने की कोशिश भी की जा रही है। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले ये ऐलान भी हुआ था, अगर कोई भी
कर्मचारी अपना वोट डालने के लिए जाता है तो उसके किसी भी तरह की कोई भी सैलरी नहीं कटेंगे। ये भी एक बड़ी सौगात बताई जा रही है उन तमाम कर्मचारियों को जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। ऐसे में बिहार का दंगल जीतने के लिए लगातार कई पैंतरे अपनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बिहार के ऐसे मूल निवासी जो हरियाणा में रोजगार के लिए पहुंचे हुए हैं, रोजगार के लिए वहां पर रुके हुए हैं, इसके साथ ही जो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, उनके लिए भी खास अपील की गई है कि अपने अपने विधानसभा पहुंचे और वोट करें। ऐसे में आपको बताते चले कि लगातार कोशिश की जा रही है कि हरियाणा में रह रहे बिहार के वोटर वोटिंग के समय अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर वोट डालें और जिसके लिए हरियाणा भाजपा ने पूरी योजना बना ली है। भाजपा के करीब 25 नेता फिलहाल बिहार में मौजूद हैं और इसके साथ ही एनडीए की जीत के लिए कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में मौजूद बिहार के करीब 2 से 3 लाख लोगों से संपर्क करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार की सियासत का रास्ता भी अब हरियाणा से होकर गुजरेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। करीब 1 लाख लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने, उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार सौंपने की योजना है। ये ऐसे लोग हैं जो यहां के शहरों के विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं। शहरों में पूर्वांचल के लोगों पर उनकी अच्छी पकड़ भी है। कई लोग तो सेवानिवृत्त होने के बाद भी हरियाणा के शहरों में रह रहे हैं। केवल गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में ऐसे लोगों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे में देखिए कई तरह के यहां पर सवाल जरूर उठते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ इनकी अपनी मूल जिलों में अच्छी पकड़ भी है। हरियाणा भाजपा करीब 1 लाख लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें उनके मूल विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी दे रही है। इसके साथ ही कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी यहां पे सौंप दी गई है, तो कुछ लोग को सौंपी जा रही है। इन लोगों से उनके गृह क्षेत्रों में रह रहे करीबियों की लिस्ट भी ली गई है। ये सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों से प्रचार कर बिहार में पार्टी की मदद करने की योजना का हिस्सा है। इस लिस्ट में से हर जिले से करीब 30-30 लोगों के उनके मूल जनपदों में भी प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में विकास के नाम पर बिहार में कमल खिलाने के लिए ऐसे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौदी ने कहा कि लोगों में उत्साह है, वे अपनी ओर से पूरी कोशिश करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। हरियाणा में रह रहे बिहार के वोटर वोटिंग के समय अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर वोट डालें और इसके लिए हरियाणा भाजपा ने पूरी योजना बनाई है। जानकारी नीतियों पर एक बार फिर मुझे लगता है कि मोहर लगने वाली है। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी योगेश त्याग जी बैठे हैं, तो कम से कम मैं उनसे एक प्रॉमिस तो लेने वाला हूं इस डिबेट के अंदर कि जब 14 नवंबर को परिणाम आएगा तो वो ये वोट चोरी का और ईवीएम में गड़बड़ी का कम से कम आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद में चुनाव में तमाम तरह की कोशिशें ये लोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जैसे ही चुनाव हारेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये लोग फिर वही रोना लेकर के बैठ जाएंगे जो हर चुनाव के बाद ये लेकर के बैठे, जैसा इन लोगों ने हरियाणा में भी किया, दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में किया। तो ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा ये बाद में फैलाने का प्रयास न करें। जितने मुद्दे चुनाव के हैं वो चुनाव में उठाने का प्रयास करें और एक अच्छा स्वच्छ लोकतंत्र में एक अच्छा चुनाव वो लड़े, लेकिन अगर चुनाव का जो परिणाम आए उसको फिर सहज स्वीकार भी करें, उसके बाद में कोई रोना न हो कि ये चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव जीत गए या फिर इस प्रकार के। क्योंकि सपना जी आपने देखिए 20 साल पहले जब लालू जी का राज वहां होता था तो किस प्रकार से वहां गुंडागर्दी, जंगल राज जिसको बोला जाता है, बिहार की जनता उसको भूली नहीं है आज तक भी। और उसके बाद से आप देखिए जब से नीतीश जी सत्ता में आए 20 साल का सुशासन बाबू के नाम से उनको बिहार की जनता जानती है। और एक बार फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर 14 नवंबर को जब बिहार का इस चुनाव का परिणाम आएगा तो एनडीए गठबंधन एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। और योगेश जी की पार्टी तो पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी, अब की बार 61 सीटों पे आ गई। पहले एक बार उनके नेता कह गए थे कि हम तेजस्वी को सीएम का क्या उम्मीदवार है जो वो नहीं मानने को तैयार होंगे। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी ऐसी होगी कि उनको उनका सीएम का उम्मीदवार भी मानना पड़ा। और पिछली बार भी जो कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पे वहां चुनाव लड़ी थी वो सिर्फ अब आ गई 61 सीटों के ऊपर। तो देखिए दुर्गति कितनी है कांग्रेस की। और जो यात्रा कुछ दिन पहले ये निकाल रहे थे वोट चोरी के खिलाफ, ये एफआईआर जो वहां हुआ उसके खिलाफ निकालने का प्रयास किया, वो यात्रा भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा इसका इफेक्ट है बिहार में होने वाला है। प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी वहां गए, लेकिन इफेक्ट कहीं कुछ नजर नहीं आया उसका। आपने देखा। और एक बार फिर से 6 नवंबर को और 11 नवंबर को मतदान है वहां पर बिहार की जो हरियाणा में भी जो लोग रह रहे हैं बिहार के, उनसे भी अपील करूंगा कि वो वोट देने के लिए जाए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। और योगी जी से निवेदन है कि जब चुनाव का परिणाम आए 14 तारीख के बाद जब आप डिबेट कर रहे हो दोबारा से, तो वो इस प्रकार का रोना कम से कम ना लेकर के बैठे। उनके पास पूरा समय है, जो मुद्दे उनको चुनाव में उठाने हैं वो उठाए, लेकिन 14 नवंबर के बाद जो जनता का मैंडेट है उसको स्वीकार करें। आपने लालू राज की याद दिलाई, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी और तमाम जो विपक्ष के दल हैं वो आज भी यही आरोप लगाते हैं
कि युवा को रोजगार नहीं मिलता, महिलाएं वो सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ है लालू के राज में और नीतीश के राज में? सपना जी, देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आप बिहार की जनता से पूछिए, आप खुद जानते होंगे कि बिहार में नीतीश जी को किस नाम से जाना जाता है। नीतीश का कोई पर्यायवाची नाम है तो सुशासन बाबू के नाम से उनको वहां जाना जाता है। और निसंदेह 20 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बाकी तमाम तरह की चीजों को लेकर के वहां पर उन्होंने खूब काम किया है, तभी वो 20 साल सत्ता के अंदर है। आप देखिए, कोई छोटा समय नहीं होता 20 साल से अगर बिहार की जनता उनको चुन रही, इतना बड़ा स्टेट है वो, और बार बार उनको चुन रही है, चौथी बार उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, तो ये तो छोटी बात नहीं, ऐसे नहीं चुन लिया है। अगर उस जंगल राज की याद आज भी उनके लोगों के जहन में, जब लोगों की जमीनों को लिया जाता था नौकरियों के बदले में, और किस प्रकार के घोटाले भ्रष्टाचार वहां होते थे, गुंडागर्दी किस प्रकार से सरेआम वहां ये आरजेडी के लोग करते थे, तो ये भूली नहीं है बिहार की जनता। और इस बार भी आप देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ आज ज्यादा समय बचा नहीं है, मुझे लगता है 1 महीने से कम का समय है बिहार चुनाव के परिणाम आने में। आप हम 14 तारीख के बाद फिर बहस कर रहे होंगे, बेंच डिबेट कर रहे होंगे, तो फिर आपको बताऊंगा कि क्या कारण रहे जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने चुनाव जीता। बीजेपी देखिए हालांकि पूरी कोशिश कर रही है, तमाम हरियाणा में बसे उन तमाम बिहारियों को साधने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसी कोई रणनीति कांग्रेस भी कर रही है? क्या कांग्रेस अपने समर्थकों को, जो बिहारी हैं हरियाणा में, ऐसी कोई रणनीति? हेलो योगेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी जी, मैं बद्रीनाथ पंच भैया जय बद्री विशाल पंडित जी, बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित। चुनाव में योगेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, आपने सवाल सुना हमारा? नहीं, दोबारा रिपीट करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। योगेश देखिए, बीजेपी हालांकि तमाम रणनीति अपना रही है, तमाम हरियाणा में बसे उन तमाम बिहारियों को साधने की कोशिश कर रही है, तो क्या कांग्रेस भी ऐसी कोई रणनीति बना रही है जो उनके तमाम समर्थक बिहारी हैं जो हरियाणा में बसे हुए हैं, या फिर तमाम वो जो सेवानिवृत्ति के बाद भी वहां पर बसे हुए हैं, ऐसी कोई रणनीति कांग्रेस की? अभी मुझे अगर यहाँ पे मौका दिया है आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं बद्रीनाथ धाम का तीर्थ पुरोहित हूँ और पूरा हिंदुस्तान बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में और हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता ओमकार सिंह भी जुड़े हुए हैं। ओमकार जी, लगातार देखिए तमाम जो दल हैं, हर आपकी जगह बिहार में चुनाव है और चुनाव के लिए तमाम दल जो है अपनी अपनी जीत का दावा तो देखिए हालांकि सभी पार्टी करती ही है। ऐसे में बीजेपी जो रणनीति इस वक्त बनाई है, तमाम उन बिहारियों को साधने की कोशिश की जा रही है हरियाणा में, इनेलो का इस पे क्या कहना है? स्पष्ट कर दिया था चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कि हम आरजेडी की तेजस्वी यादव की हम सपोर्ट करेंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो है वहां पे जाएंगे और आरजेडी की सपोर्ट करेंगे। हरियाणा में भी हमारे अच्छे कार्यकर्ता है और जो पूर्वांचल के यहाँ पे प्रवासी मजदूर है, अच्छे संबंध है हमारे उनसे, तो हम उनसे ये अपील करेंगे कि एंटी बीजेपी आरजेडी को वोट दें, क्योंकि बीजेपी का राज पिछले 11 साल से देख रहे हैं। ये सारे सिर्फ जुमले देने में माहिर है। आज तक इन्होंने कौन सा काम पूरा किया? 2 करोड़ रोजगार का है, 15 लाख का है। और पिछली बार देखिए मोदी जी जब बिहार के चुनाव में आए थे तो उनका जुमला आज भी सबको याद है, कितना दूं, 50,000 करोड़ करूं ना करूं, 70,000 करोड़ करूं ना करूं। मतलब ये अच्छी बातें नहीं है। राजनीति में जितना प्रदूषण बीजेपी ने फैलाया उतना आज तक कभी नहीं किसी ने फैलाया। आज बीजेपी से जनता परेशान है और बीजेपी का तोड़ मानती है, और बिहार में आरजेडी एकमात्र तोड़ है, जैसे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल तोड़। जवाब दीजिए संदीप आजाद जी इसका। तोड़ देख लिया होगा ना, हरियाणा के चुनाव में तो 2 सीटों पर सिमट गए थे इनेलो के, इस प्रकार से ओंकार जी कह रहे हैं। और अब कार्यकर्ता बचे का इनेलो के पास, जो कार्यकर्ता जाकर के वहाँ प्रचार करेंगे भी। ओंकार जी से एक बार पूछ लीजिए कि कौन से कार्यकर्ता जो वहाँ जाकर के प्रचार करेंगे। और रटी रटाई बातें ओंकार जी के पास हर डिबेट में यही होती है। मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन पूरा चुनाव लड़ रहा है, ये चुनाव। और एक बार देखिए किस प्रकार से जो विकास कार्य हुए हैं नीतीश जी के शासन में, और जो मोदी जी की 11 साल की कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, उन सारी योजनाओं की बदौलत और उन कार्यों की बदौलत एक बार फिर से जो एनडीए गठबंधन है। और महागठबंधन में तो आप देखिए किस प्रकार की फूट स्टार्टिंग में नजर आई है सीटों के बंटवारे को लेकर के। और सपना जी, एक अहम बात आपको मैं बता देता हूँ, 20 तारीख को अंतिम दिन था नामांकन का पहले चरण के लिए। तब तक तो इन लोगों के कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं थे कि किस पार्टी का कैंडिडेट किस सीट पे चुनाव लड़ेगा।
तो बहुत सारी जगह तो इनका ये भी हुआ कि एक ही सीट के ऊपर इनके गठबंधन के 2-2, 3-3 पार्टियों के लोगों ने, उम्मीदवारों ने भी एक बार देखा जाए तो उन्होंने नामांकन कर दिया। तो किस प्रकार की स्थिति है एक बार आप देखिएगा। योगेश आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं। ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। योगेश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारी तो कर ही रही हैं। हालांकि बीजेपी अब नई रणनीति बनाई है, तमाम बिहारियों को साधने की कोशिश की जा रही है हरियाणा बेबस से। ऐसे में क्या कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्या कांग्रेस भी ऐसे कोई अपने समर्थकों को जुटाने के लिए ऐसी कोई रणनीति बना रही है? देखिए सपना जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए, बिल्कुल आज जो आपने जो बिहार चुनाव को लेकर जो डिबेट की है, ये वाकई ही बिल्कुल हरियाणा की जो सरकार है, मैं समझता हूं कि देखिए, वेतन तो हरियाणा की जनता की जो टैक्स की कमाई है उससे मंत्री ले रहे हैं। और वो मंत्री, मैं आज ही देख रहा था, 2 मंत्री कृष्ण लाल पवार जी और विपुल गोयल जी, उन्होंने अपने समर्थकों को लिखा है कि मैं 15 दिन तक बिहार में ही रहूंगा। तो वो 15 दिन का क्या वो वेतन छोड़ने का काम करेंगे? जो हरियाणा के लोगों की समस्याएं हैं और जो वेतन हरियाणा का ले रहे हैं, तो बीजेपी ने अपनी प्राथमिक हार तो मान ली है कि अपने एक एक मंत्री को भाव उतार रहे हैं। और हरियाणा का आप देख रहे हो, चाहे दिल्ली का चुनाव आए, चाहे महाराष्ट्र का आए, सभी मंत्री गायब हो जाते हैं। हरियाणा छोड़ के इनमें गायब होने की एक बड़ी एक खास परंपरा रही है। जैसे नायक सरकार पूरी तरह से गायब, चाहे बाढ़ आई प्रदेश में, किस तरह से गायब रही, और हम कहते हैं कि हम धन्यवाद रैली कर रहे हैं। तो आप देखिए, और मैं आज एक बात के लिए माननीय सुपर सीएम खट्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज वो 20 दिन बाद में हमारे बड़े ही भाई पूर्ण कुमार जी जो दलित आईपीएस थे, उन्होंने सुसाइड किया, 3 परिस्थितियों में किया, आज उनके घर शोक प्रकट करने गए हैं। तो ये भी मैं समझता हूं कि उन्हें वक्त मिला। और किस तरह से कल उन्होंने बिहार चुनाव में कांग्रेस का ये जरूर मुद्दा रहेगा कि किस तरह से एक जो केंद्र के मंत्री और हरियाणा के सुपर सीएम, जो उन्होंने एक अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में किस तरह से उन्होंने अपशब्द कहे, उनके संविधान की और बाबा साहब की जो गरिमा को ठेस पहुंची है, उसको लेकर वो देश से माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांगेंगे, बिल्कुल जो कांग्रेस पार्टी मैदान में है। और क्योंकि उन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया है, और इसी तरह मैं कहना चाहूंगा, बिहार के चुनाव में
तेजस्वी यादव हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के माननीय सीनियर नेता अशोक गहलोत जी ने पीसी में उनकी अनाउंसमेंट की है। और देखिए, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, देखिए कितना विरोध। ठीक है, लौट के आपके पास समय की कभी। ओमकार जी एक लास्ट कमेंट दे दीजिए। पता लग जाएगी, ये बातें तो बुलेट ट्रेन की करते हैं। छठ पूजा का समय है, आप देखिए जो गाड़ियां मालाकार में रहने वाला हूँ, माला जंक्शन से जो गाड़ियां जा रही है, जितनी गाड़ी के अंदर भीड़ है उससे 4 गुना बाहर है। ये लोकल ट्रेन तो चला नहीं पाए बिहार तक की, और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। सिर्फ घूमने और घुमेलों की पार्टी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की औकात इनको बिहार में पता लग जाएगी और तेजस्वी यादव बहुत भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने। ठीक है, लास्ट कमेंट दे दीजिए संदीप जी। आप तक आवाज पहुंच रही है संदीप जी? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। जी, मैं योगेश जी को एक बात बता देता हूँ कि अब तक जो सीएम चेहरे की अनाउंसमेंट की जो बात हो रही है, मैंने कहा कि अब तक के जो शासनकाल रहे हैं, अब तक जो मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे, उनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। और जब पूर्ण बहुमत एनडीए को मिलेगा तो मुख्यमंत्री भी आपके सामने होगा। बिना मुख्यमंत्री सरकार थोड़ी चलती है, उसकी चिंता मत कीजिए बिल्कुल योगेश जी। लेकिन आपकी स्थिति क्या होगी है कांग्रेस के बार वो देख लीजिए। पिछली बार आप 70 सीटों पे लड़े थे, वो 70 के बाद आ गई 61 पे। और आपने कहा कि जी हमने अपने तेजस्वी जी को सीएम का चेहरा मान लिया है। थोड़े दिन पहले कमलनाथ जी ने क्या बयान दिया था, वो भूल गए आप? कमलनाथ जी ने कहा जी हम तेजस्वी को कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार नहीं करेंगे। अब इतनी जल्दी सरेंडर कैसे कर दिया आप लोगों ने? आप एक इस बात का मेरे जवाब दे दीजिए योगेश जी। आप दे दीजिए जवाब योगेश जी। देखिए सपना जी, तेजस्वी यादव और माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार में एकजुट होकर एक जो उनकी जोड़ी है, उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ इतनी गंभीर यात्रा की थी और लोगों का इतना साथ और सहयोग मिला। और मैं उन्हें बताना चाहूंगा, आपके पास तो नेता ही नहीं है। हमने तो तेजस्वी यादव को बिल्कुल। ठीक है, समय की भी बहुत कमी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का खास चर्चा में जोड़ने के लिए। तो देखिए, अब बिहार का सियासत हरियाणा में पहुंच चुका है। तमाम उन बिहारियों को अब साधने की कोशिश की जा रही है जो बिहारवासी हैं, वो हरियाणा में रहते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो कर्मचारी है, या फिर जो सेवानिवृत्त रह के उसके बाद वो वहीं बस गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आज महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी ऐलान कर दिया है बिहार में। इसके साथ ही अभी एनडीए में असमंजस की स्थिति हालांकि देखी जा रही है, लेकिन एनडीए जरूर ये दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।